शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम एक गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और कुछ भी कर नहीं सकती थी। बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो वो एकदम मुझे गंवार सा लगा। रंग उसका थोड़ा सांवला था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूँ देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वो मुझे एक आँख ना भा रहा था और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी ये सब बात सुनकर उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई और अच्छे खानदान तक सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती है। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति सूरज पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूँ। वो बोला, क्या हुआ तुम्हें सपना? तुम ठीक तो हो ना? यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुंह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना तुम में क्या देखा जो मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी। सूरज चुपचाप बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और बोला, सपना, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में हो तो ना? मैंने बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वो बाहर चला गया। मगर ये सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले और फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि कुछ देर बाद सूरज वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद रोकर आया था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर को धन्यवाद किया और बेड पर लेटकर सो गई। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए। मैंने सूरज से कोई बात ना की और ना सूरज ने मुझसे। वो दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। शाम में थका हार कर जब घर वो वापस आता, उसके कपड़े मिट्टी और खाद से मैले और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती। मुझे देखकर वो कमरे से चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिन मैं आधी रोटी खाती और उठ जाती। सूरज शायद ये समझ गया था कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वो अब खुद आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सूरज सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थका हार कर घर आता है तो मैं उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिश के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार दीपक के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वो मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की रीत रिवाज नहीं थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर सूरज से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे दीपक से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा।
लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीपक का नंबर डायल कर बात करने लगी। जब मैंने दीपक से बात की तो वो भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। सूरज मेरे पास ही था और इस बात का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने चुपचाप अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई और लेट गया। अब तो ये मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं सूरज से फ़ोन लेती और दीपक से बात करने लगती। दीपक मुझे अभी भी अपनाने के लिए तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं बात करने के लिए बाहर चली गई थी। सब सो गए थे और सूरज भी सो गया था। मैं बाहर खड़ी दीपक से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया और बोला, बेशर्म औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती ज़रा भी? पता नहीं वो कब से मेरी बात सुन रहा था। वो खूब ज़ोर ज़ोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने कमरे से निकल कर आ गए और सूरज भी आंख मलते हुए आया और तेज़ आवाज़ से बोला, क्या हुआ, क्या बात है? इतनी रात को क्यों इतनी शोर शराबा हो रहा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सब मुझसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि इनको सारी सच्चाई पता लग चुकी थी। अब ये मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं दीपक से शादी कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सूरज ने अपने भाई को झूठा साबित कर दिया और बोला, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और ये अपनी सहेली से बात करती है, इसने मुझे पहले से ही बता रखा है। ये बोलकर उसने सारी बातें ख़त्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए। मैं सूरज भी अपने कमरे में आ गए और मैं अपने कमरे में आते ही सूरज से लड़ने लगी क्योंकि मुझे इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी थी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम सब जानते हुए मैं किससे बात करती हूँ और आज सबको पता लग ही गया था। तुम मुझे इस घर से निकाल सकते थे, फिर मेरी मम्मी पापा को मजबूरन होकर मेरी शादी दीपक से करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इस बकवास से मेरे रास्ते बंद कर दिए। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ तो तब भी मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो 2-3 दिन में मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके खुद पर सारा इल्ज़ाम लेकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम शौक़ से उससे शादी करना और खुश रहना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार उसके साथ मेरी भावनाएं बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात दीपक को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, इसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद सूरज के साथ दीपक के बताए एड्रेस पर शहर पहुंच गई और सूरज से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं दीपक से शादी कर लूँगी। वो बोला, 1-2 दिन में मैं इसी एड्रेस पर तलाक के पेपर भिजवा दूँगा और वो वहाँ से चला गया। मैंने दीपक के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा दीपक ने ही खोला। मुझे देखकर वो खुश हो गया और मैं घर के अंदर आ गई। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने मुझे बोला था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। मैंने खाली घर देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने बोला, कमरे के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और उसके साथ अपनी फ़ोटो भी ली और किसी को सेंड करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो तो वह बोला, तुम्हारे देवर को, और ये बोलकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर उसी नंबर से वापस मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा, लड़की तो लाजवाब है पर मैं इसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता मैं वहाँ से भाग आई और रोते रोते अपने ससुराल पहुंच गए। मुझे घर देखकर सूरज चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ? बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी और कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी।
थोड़ी देर बाद रात हो गई। वो हमेशा की तरह अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात रोती रही और सूरज के साथ किया गया गंदा व्यवहार मुझे बहुत एहसास दिला रहा था। और कुछ देर बाद दीपक का फ़ोन आया। मैंने कॉल नहीं उठाया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई तो मैंने देखा कि सूरज अपने बिस्तर में नहीं है, क्योंकि रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही सूरज से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपना लूंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत और खुश मुझे कोई और नहीं कर रख सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गई थी, क्योंकि व्यक्ति की खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से होती है और मेरे सूरज का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। शाम हुई तो सूरज घर आए। मैंने सूरज से माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन सूरज ने मुझे कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर दिए और कहा कि इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उससे कुछ नहीं बोला और वो चला गया। मैं रोती रही और सोचा रात में फिर से माफ़ी मांगूंगी। और कुछ देर बाद रूम में आया और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगा। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह ऊपर बेड पर है। और मैं सूरज के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे डांट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला कि वो पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसे नहीं रोती। मैं बेड पर रखे पेपर उठाई और देखा तो वो ज़मीन के पेपर थे, जिन पर कुछ ज़मीन सूरज के नाम कर रहा था और कुछ अपनी माँ के नाम। ये देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं सन्न रह गई, क्योंकि व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे यह देखकर शौक भी लगा कि सूरज अपनी ज़मीन मेरे नाम क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो वो बोले कि मैं कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने मुझसे उन पेपर पर साइन लिया और सुबह शहर चले गए। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से सूरज का इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं आए। और चौथे दिन उसका एक दोस्त उसके मृतक शरीर को घर लेकर आए। ये देखकर घर में कोहराम मच गया। मैं तो ये देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि मुझसे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया, मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और उसके दोस्त ने बताया कि सूरज को 2 महीने पहले ही पता चला कि उसे कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिससे वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ये सुनकर मुझे और भी झटका लगा, क्योंकि ये सब शायद मेरी वजह से ही हुआ था। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा होश आया। तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, ये सूरज के दोस्त ने दिया है, उसे सूरज ने दिया था और तुम्हें देने के लिए बोला था। मैंने उससे बोला कि मम्मी, सूरज तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा। मेरी सास ने मुझे बताया कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी उसने नहीं बताया। मैं चुप रह गई, क्योंकि मैंने कभी सूरज से उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं भागकर कमरे में गई और उस लेटर को पढ़ने लगी। नेहा, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा था, तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो कोई अच्छी जॉब कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता था। लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपनी प्रेमी से बात करती, ऐसी बातें जिन पर तुम्हारा पति होने के कारण सिर्फ मेरा अधिकार था, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता था। इसलिए शायद मुझे ये बीमारी हो गई। और जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की कुछ ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने इतने अच्छे पति को खो दिया था।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।